और मास नंबर सेम होता है। तो आइसोबार्स आइसोटॉप्स का ठीक उल्टा हो गया। अल्फा पार्टिकल्स के केस में था कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं तो एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस को एक स्लो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जाता है और वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में बट जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो काम करते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, पर उसमें से जो रेडिएशंस है वो बहुत बार एनवायरनमेंट में लीक आउट भी हो सकते हैं। ये तीन तरह के एमिशन होते हैं, एक जिसमें अल्फा रेडिएशंस निकलते हैं, एक जिसमें बीटा रेडिएशंस निकलते हैं और एक जिसमें हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्लासेस। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 फिजिक्स का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। तो इस चैप्टर में हमें मेनली ये डिस्कस करना है कि कैसे जब एक एटम के न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर कौन कौन से रेडिएशंस रिलीज होते हैं, उन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोग इक्वेशन भी पढ़ेंगे कि जब भी रेडिएशन रिलीज होते हैं तो क्या इक्वेशन फॉर्म होता है। तो वो हमें तीन तरह के रेडिएशन के बारे में उसमें पढ़ना है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन, ठीक है। तो इन डिटेल में अब चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमें एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है जो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस। तो एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है। सभी को एटम का स्ट्रक्चर पता ही है कि ये एक एटम का न्यूक्लियस है जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला करके क्या बनाते हैं, मास नंबर बनाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे होते हैं शेल्स यानी कि ऑर्बिट्स जो अलग अलग एटम्स में डिपेंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेल्स है, ठीक है। तो इन शेल्स में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शेल्स में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको या नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर लेट से इस एटम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपको क्या पता चलता है, एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला करके यानी कि न्यूक्लियस में टोटल कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला करके आपको पता लगता है मास नंबर, क्लियर है। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड excuse me, electrons revolving around it in specific stationary orbits। तो ये जो है ना, ये क्या है, orbits है। Now, located at the center, the nucleus is about 10 to the power minus 15 meter in size, much smaller than the atom, which is 10 to the power minus 10 meter। तो ये एक न्यूक्लियस का साइज है। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिसको साथ में मिला करके क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। एंड इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस का भी चार्ज क्या हो जाता है, प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। तो प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। तो उतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन के पास, ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए प्लस हमने लगाया है। फिर इलेक्ट्रॉन्स के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रहेगा पर वो माइनस में रहेगा। दैट इज ये प्लस है ये माइनस है पर वैल्यू देखो पूरा सेम है। अब मास ऑफ अ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, 0, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रल। अब मास क्या है न्यूट्रॉन का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो ये जितने भी मासेज है ये एग्जैक्ट मासेज नहीं है, ये लगभग इसके आसपास वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व इन स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ठीक है, जिसको हम लोग ये जो ऑर्बिट्स हमने पढ़ा था, ठीक है, ये क्या है, शेल्स है। शेल्स को ऑर्बिट्स भी बोला जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स
रिवॉल्व करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। इसका चार्ज पहले ही पढ़ लिया है। मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg, एकदम ना के बराबर मास होता है एज कंपेयर टू अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। तो सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स हैव डिफरेंट एनर्जी, एनर्जी इंक्रीजेस विद द क्वांटम नंबर n, यानी कि जैसे जैसे n इंक्रीज होता है वैसे वैसे शेल्स में एनर्जी बढ़ती जाती है। अब n क्या है, जैसे ये फर्स्ट शेल है तो ये क्या है n इज इक्वल्स टू 1, ये सेकेंड शेल है तो ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 2, ये थर्ड शेल है तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो जैसे जैसे n बढ़ता रहता है ना, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं तो उसके शेल्स में क्या है, ज्यादा एनर्जी आती रहती है। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज 2n² accommodating 2, 8, 18, ये ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला पे, दैट इज 2n²। तो अगर आप n के जगह 1 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओवरऑल कैलकुलेट करके आएगा 2। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2। ऐसे ही सेकेंड शेल में n के जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल आएगा आपका 8। ठीक है, तो ये ऐसे ही नंबर इसका क्या है कैलकुलेट, जैसे ही शेल नंबर आप इंक्रीज करते जाओगे तो ये जो वैल्यू है वो भी क्या है इंक्रीज होती जाएगी। जैसे पहले 2, 8, फिर थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32। ठीक है, पर बस एक लास्ट क्राइटेरिया है जो हर एटम को फुलफिल करना होता है कि जो लास्ट शेल है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 8 से कम हो सकते हैं पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए इन द आउटर मोस्ट शेल, एकदम लास्ट शेल में। ठीक है, अब है एटॉमिक नंबर। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस या इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिटरमाइंस द एलिमेंट्स प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एलिमेंट का प्लेस बताता है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि सबसे छोटा एलिमेंट यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वो सबसे टॉप पे, फिर एटॉमिक नंबर जिसका 2 है वो उसके बाद, फिर 3, 4, 5, तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होती है पीरियोडिक टेबल में। तो वैसे ही आपको क्या पता लगता है कि मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपको एक एलिमेंट की प्लेस पता लग जाती है इन द पीरियोडिक टेबल। अब मास नंबर क्या है, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस में कुल मिलाकर के कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, तो उससे आपको क्या पता लग जाएगा, उसका मास नंबर। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है। ठीक है, द मास ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन। जैसे ये एक एलिमेंट है X, ठीक है, तो ऊपर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर हम लोग रखेंगे, मतलब ऊपर इसका मास नंबर रखेंगे, नीचे जो Z है उसमें एटॉमिक नंबर मतलब पता लगता है। ठीक है, तो A क्या डिनोट करेगा, आपका मास नंबर, एंड Z क्या डिनोट करेगा, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू मास नंबर है, Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर है। जैसे कि कुछ कुछ अगर एग्जांपल्स भी देखें, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता कर रहे हैं तो आपको मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है, तो दोनों तो सेम ही है ना। तो मास नंबर की वजह से फर्क हो जा रहा है, तो वो जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में फर्क है वो किसके वजह से है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से है ना। मास नंबर और एटॉमिक नंबर में जो फर्क है वो किसके वजह से, न्यूट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो बताते हैं ना एटॉमिक नंबर, और दोनों सेम होते हैं। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम पता लग जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले है जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है ना। तो यहाँ पे 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे पता करते हो आप, दोनों को माइनस करके, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 0 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इस हीलियम के केस में क्या है, 4 माइनस 2, तो कितना न्यूट्रॉन है हीलियम के केस में, 2 न्यूट्रॉन्स है।
ठीक है, 2 प्रोटॉन है 2 ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, जिससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग जाएंगे। फिर है सोडियम। सोडियम का मास नंबर क्या है? 23 है, एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो 12 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो सोडियम के पास कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? एक एटम में 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 ही प्रोटॉन्स है। अब हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इन सब के बारे में, मिरर आइसोबार्स के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हमें इस पे ध्यान देना। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर अलग अलग होता है। यानी कि ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम है, पर इनका मास नंबर अलग अलग होता है। तो ये हो जाते हैं उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम है, इसका मतलब क्या? एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, यानी कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। मास नंबर अलग होने का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क है। एक के पास ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, एक के पास कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, जिसके वजह से एक का मास नंबर ज्यादा है, एक का मास नंबर कम है। दे ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर तो सेम होता है ना, और पीरियोडिक टेबल में कहाँ जगह मिलेगी वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो इनका जो पोजीशन होता है पीरियोडिक टेबल में ये सेम होता है। Since they have the same number of protons and same number of electrons, their chemical properties are same. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बताते हैं कि उस एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होता है, तो इनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इनका क्या डिफरेंट होता है? मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम तीनों के केस में एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो, ये 1, 1 और 1 ही है। फर्क किस में है? मास नंबर में। एक का 1 है, दूसरे का 2 है एंड तीसरे का 3 है। तो तीनों के पास अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। कैसे पता करोगे? प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन है, 1 - 1 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम के पास 2 - 1 1 न्यूट्रॉन। ट्रीटियम के पास 3 - 1 2 न्यूट्रॉन्स। तो तीनों का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से इनका मास नंबर भी अलग हो जाता है और तभी ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं। पर है ये सेम ही एलिमेंट के, ठीक है, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज 1। अब कार्बन हैज आइसोटॉप्स लाइक कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 के भी केस में एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन 14 के भी केस में एटॉमिक नंबर 6 है। तो एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 6 ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा। ठीक है, मास नंबर में फर्क है कि कार्बन 12 का मास नंबर 12 है, कार्बन 14 का मास नंबर 14 है। तो दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या है? 12 - 6, तो इसके पास 6 न्यूट्रॉन्स है। इसका क्या है? 14 - 6, इसके पास 8 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका मास नंबर क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हुए आइसोटॉप्स। अब टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स में 2 तरह के आइसोटॉप्स है। एक क्या है? स्टेबल आइसोटॉप्स। अच्छा, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि जो कार्बन 14 होता है ना, वो रेडियो आइसोटॉप होता है। रेडियो आइसोटॉप यानी कि जो रेडिएशन रिलीज करता है, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव डीके होना मतलब ये इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, ये रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, रेज एमिट करेगा। नाउ तो 2 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटॉप्स। तो अनस्टेबल आइसोटॉप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें रेडियो एक्टिव डीके होता है। तो दे हैव न्यूट्रॉन्स नियरली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। तो स्टेबल आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में उतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, मोर और लेस सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में उतना फर्क नहीं है। अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वो होते हैं ना, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मतलब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो बन जाते हैं अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एंड दे अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि ये रेज एमिट करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं। ठीक है,
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ केमिकल वर्सेस न्यूक्लियर चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस क्या है? केमिकल चेंज इन्वॉल्व द चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसका न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर चेंज में क्या होता है? नाम में ही न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर चेंज में क्या होगा? एक एटम के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में चेंजेस होंगे एंड उस चेंज को बोलते हैं न्यूक्लियर चेंज। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू केमिकल रिएक्शंस। फिर इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल मास नंबर एंड द टोटल एटॉमिक नंबर आर कंजर्व्ड, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रिमेन कंजर्व्ड। ये हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये है एक न्यूक्लियर चेंज, यहाँ पे एक न्यूक्लियर चेंज हो रहा है। अब इस केस में इसका मास नंबर क्या है? यूरेनियम का 238 है। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड पे बस यूरेनियम है। ठीक है, जो कि एक रेडियो आइसोटॉप है। तो इसका मास नंबर 238 है। यहाँ पे थोरियम एंड हीलियम के एटम्स है, तो इसका भी मास नंबर आप कुल मिलाकर के देख लो। प्रोडक्ट साइड में भी 234 + 4 कितना हो गया? 238। तो यहाँ पे भी 238 है मास नंबर, यहाँ पे भी कुल मिलाकर के क्या है? प्रोडक्ट साइड में भी कुल मिलाकर के 238 है। तो जो मास नंबर है ये कंजर्व्ड है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में भी उतना ही है जितना प्रोडक्ट साइड में। इस केस में एटॉमिक नंबर भी देख लो 92। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में, इस साइड में भी अगर आप देखोगे 90 + 2, तो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर क्या है? कंजर्व्ड है। क्लियर है? तो ये होता है न्यूक्लियर चेंज में कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व्ड रहते हैं। यहीं पे थे ना हम लोग, और ऊपर एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स कर लिए। तो आई होप ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है। तो आइसोबार्स आइसोटॉप्स का ठीक उल्टा हो गया। ठीक है, आइसोबार्स में क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि जो एटम्स है वो सेम एलिमेंट के नहीं है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर मास नंबर सेम हो गया है। क्लियर? तो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैव द सेम मास नंबर बट अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर यानी कि मास नंबर होने का क्या मतलब है कि दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे ना, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो दोनों के पास सेम होंगे। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तभी इनका जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि दोनों का सम सेम होगा, मतलब दोनों मिला करके सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन्स 11 है तो न्यूट्रॉन्स भी 11 ही होंगे, वो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ सिंस दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि दोनों एटम्स का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी, लाइक आइसोटॉप्स। अब एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले सोडियम है एंड मैग्नीशियम है। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है ये दोनों अलग है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, पर दोनों का मास नंबर आप देख सकते हो सेम है। सोडियम का भी 24 है, मैग्नीशियम का भी 24 है। ठीक है, तो ये लोग क्या है? आइसोबार्स है। ऑल्सो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस केस में मैच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है, जिसके वजह से ये लोग क्या है? आइसोबार्स है। फिर आता है कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन। तो इस केस में भी एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। ठीक है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, पर दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये लोग क्या है? आइसोबार्स है।
अब मिरर आइसोबार्स किसको कहते हैं? जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब है अभी भी ये आइसोबार ही, यानी कि एटॉमिक नंबर अलग होगा, मास नंबर सेम होगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। जैसे इस केस में हुआ है, सोडियम एंड मैग्नीशियम दोनों का एटॉमिक नंबर अभी भी अलग है, जिसकी वजह से ये आइसोबार्स है। मास नंबर अभी भी सेम है 23 एंड 23, पर इस केस में 11 प्रोटॉन्स है 12 न्यूट्रॉन्स है, इस केस में क्या है 12 प्रोटॉन्स है 11 न्यूट्रॉन्स है, तो नंबर इंटरचेंज हो गया ना, इसमें 11 आगे इसमें 12 पीछे है, और इस केस में 12 आगे 11 पीछे है, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, इंटरचेंज हो गए हैं दोनों के केस में। क्लियर? तो ये क्या है, मिरर आइसोबार्स है। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं? दे आर एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and a different mass number but the same number of neutrons। तो इसमें आपको और कुछ नहीं समझना है, इसमें आपको बस इतना समझना है कि ऐसे एटम्स जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, आइसोटोन्स हो जाते हैं। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो सोडियम का और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, ठीक है, और मास नंबर भी अलग अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, मास नंबर भी अलग अलग है, पर सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके पास 13 न्यूट्रॉन है, इसके पास भी 13 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स हो जाएंगे। अब क्या है नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी। तो अब आए हैं हम मेन टॉपिक पे, हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, हमने आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब हमें पढ़ना है जो मेन टॉपिक है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक न्यूक्लियर फेनोमेनन होता है, यानी कि इसमें इसको इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से, शेयरिंग से कोई मतलब नहीं है, इसको खाली न्यूक्लियर चेंजेस से मतलब है, यानी कि एक एटम के न्यूक्लियस में क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको बस उसी से मतलब है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फेनोमेनन इन्वॉल्विंग द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा या बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो जब न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं तब या तो अल्फा रेडिएशन रिलीज होते हैं या तो बीटा रेडिएशन रिलीज होते हैं और गामा रेडिएशन संग में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ड्यूरिंग देयर डीके। और जब ये हो रहा होता है, जब ये रेडिएशन रिलीज होते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि उस न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, उस न्यूक्लियस में से ये सभी रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं। और इसका मेजर रीजन क्या है कि उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कई ज्यादा है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है। ठीक है, अब it was discovered by Henry Becquerel in 1896 using uranium salt and a photographic plate। तो हेनरी बेकरेल ने इन दो चीजों को यूज करके, यूरेनियम सॉल्ट और फोटोग्राफिक प्लेट को यूज करके ये डिस्कवर किया था कि यूरेनियम सॉल्ट एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से रेडिएशन रिलीज होते हैं, और वो रेडिएशन जब फोटोग्राफिक प्लेट पे हिट करते हैं तो वहां पे पैटर्न्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लगा है कि ये जो यूरेनियम सॉल्ट है ना उसी में से रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं और वो फोटोग्राफिक प्लेट को हिट कर रहे हैं, तो इसी से पता लगा ना कि रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं। तो हेनरी बेकरेल ने ऐसे डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिव इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, इसको खाली न्यूक्लियर चेंजेस से फर्क पड़ता है। Now, emission of radiation is spontaneous and is unaffected by any physical or chemical change। चाहे वो टेम्परेचर में बदलाव हो, प्रेशर में बदलाव हो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेडियो एक्टिव डीके होना है तो वो होगा ही। ठीक है, isotopes of nearly all the elements with atomic number higher than 82 are radioactive। In their nuclei the number of neutrons is much more than the number of protons। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि रेडियो एक्टिव डीके होने का मेजर रीजन क्या है कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कई ज्यादा है, और ये उनमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है उन एलिमेंट्स में जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। तो उनके केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन से बहुत ज्यादा होते हैं, तो रेडियो एक्टिव डीके होता है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, substances which disintegrate or decay by the spontaneous emission of radiations। तो ऐसे substances जिनमें से radiations release हो रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यूरेनियम, रेडियम एक्सेट्रा। अब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा।
तो अल्फा रेडिएशंस जो होते हैं ना वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा रेडिएशंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं और गामा रेडिएशंस अनचार्ज होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखेंगे, इसको बस आपको रीड करना है। ठीक है, इससे उतने भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, तो बस आपको समझने के लिए रीड करना है। When radiations from a radioactive substance are subjected to a magnetic field, they separate into 3 distinct components. ठीक है, तो रेडिएशंस, इन्होंने क्या किया, इन रेडिएशंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रेडिएशंस पास हो रहे थे, तो जो अल्फा रेडिएशंस थे, दे गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव प्लेट, क्योंकि अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, या तो लेफ्ट साइड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे ये प्रूव हो गया। फिर बीटा जो है, दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, यानी कि राइट साइड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे ये भी पता लग गया कि बीटा रेडिएशंस क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब गामा रेडिएशंस क्या है, ये अनडिफ्लेक्टेड होकर के चले गए, इनको मैग्नेटिक फील्ड से फर्क नहीं पड़ा, तो दे पास अनडिफ्लेक्टेड, दैट इज अनचार्ज। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट लाइक लाइट वेव्स। तो लाइट एनर्जी, जो लाइट है वो क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, तो जो गामा रेज है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन हो जाती है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज होते हैं, एंड दे आर देयरफॉर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो गामा रेडिएशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसलिए ये अनडिफ्लेक्टेड होते हुए चले जाते हैं। अब वन बाय वन हमें तीनों रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बीटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, गामा रेडिएशंस की क्या प्रॉपर्टीज है, हमें वन बाय वन इसको क्या करना है, डिस्कस। तो सबसे पहले है, an alpha particle consists of 2 protons and 2 neutrons, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये एक डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के बराबर होता है, यानी कि हीलियम एटम जिसके ऊपर +2 का चार्ज हो, ठीक है, डबल पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के बराबर होता है। और हीलियम न्यूक्लियस, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हीलियम एटम की तरह, और इसको ऐसे अल्फा के सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन, यानी कि ये एक प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा होता है, विच इज 6.68 into 10⁻27 kg. It carries a positive charge of 3.2 into 10⁻19 कूलम, यानी कि डबल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है ये। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 के बराबर, ये डबल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। नाउ द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी अल्फा पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो एक जैसी ही होगी, थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकता है, पर सभी की स्पीड इस ऑर्डर में होगी, दैट इज 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रांगली आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। अब इसका मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, डबल पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो जैसे ही वो पास करते हैं, तो उनके आसपास के जो गैस एटम्स है, अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, उन गैस एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेते हैं, जिसकी वजह से वो गैस एटम्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स का आयोनाइजिंग पावर, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स जब भी किसी गैस के थ्रू पास करते हैं, तो वो गैस एटम से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स खुद उनके पास डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो नेबरिंग एटम से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स छीन लेंगे, और वो जो गैस एटम्स है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी को अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर बोला जाता है। ठीक है, their ionizing power is roughly 100 times than that of beta particles and 10⁴ times than that of gamma radiations, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है। They rapidly dissipate their energy, meaning their penetrating power is small. Penetrating power यानी कि अंदर घुसने की पावर, ठीक है, छेद करके अंदर घुसने की पावर, तो इनमें ये बहुत कम होती है, बिकॉज इनकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑटोमेटिकली कम होगी। क्यों, क्योंकि अगर ये आयोनाइजेशन कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन करने में भी बहुत एनर्जी लूज हो जाती है,
जिसके वजह से ये अपने सराउंडिंग्स में एनर्जी डिसिपेट करते हुए, लूज करते हुए जाते हैं। और अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो क्या ये छेद करके पेनिट्रेट कर पाएंगे? नहीं, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही कम होती है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पर इनका जो डिफ्लेक्शन होता है ना वो बीटा पार्टिकल से बहुत ही कम होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं भारी, तो इजीली डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, थोड़ा ही डिफ्लेक्ट होंगे एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। दे अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स एक फोटोग्राफिक प्लेट पे हिट करते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या है, पैटर्न्स बन जाते हैं। तो दे अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, दे कॉज फ्लोरेसेंस ऑन अ फ्लोरेसेंट मटेरियल, यानी कि जब भी ये एक फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करते हैं तो फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि उस मटेरियल से लाइट निकलती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। और ये उन्हीं मटेरियल्स में होता है जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होते हैं। ठीक है, they have large kinetic energy and momentum which is used to bombard the nucleus of one element to convert it into another। तो ये ट्रांसम्यूटेशन करने में भी काम आते हैं, यानी कि इनके मदद से किसी एक एलिमेंट के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड किया जाता है, जिसके वजह से वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। तो उसमें भी अल्फा पार्टिकल्स काम आते हैं। दे डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल्स एंड कॉज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज, they get scattered while passing through thin mica और gold foils। ठीक है, तो ये लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं बिकॉज दे कॉज बायोलॉजिकल डैमेज, ये लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये हमारे लिए उतने अच्छे नहीं है। तो अब हम ध्यान देंगे बीटा रेस के प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, नाउ बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये बेसिकली बस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के सिंबल से या बीटा के भी सिंबल से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेस्ट मास क्या होता है इसका, 9.1 into 10⁻³ kg, एंड इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितना एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना उतना ही इसके पास भी होता है, दैट इज -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका जो स्पीड होता है इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे अल्फा पार्टिकल्स के केस में था कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं तो सभी अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड एक बराबर ही होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा, वो 10⁷ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में हो सकती है। बीटा पार्टिकल्स में भी सेम केस है, इनकी भी स्पीड इस ऑर्डर में हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि सभी बीटा पार्टिकल्स की स्पीड एकदम एग्जैक्टली सेम हो, पर इस ऑर्डर में होगी। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, तो ये भी अल्फा पार्टिकल्स की तरह गैस को आयोनाइज कर देते हैं, पर ये अल्फा पार्टिकल्स का एग्जैक्ट तरीका फॉलो नहीं करते। बीटा पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अगर वो खुद ही नेगेटिवली चार्ज है तो क्या मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या वो दूसरे गैस एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे? नहीं लेंगे। बट क्योंकि बीटा पार्टिकल्स बहुत ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गैस एटम के साथ कोलाइड करते हैं, जिसके वजह से गैस एटम के शेल में से, आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नॉक ऑफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब कि बीटा पार्टिकल्स इतने स्पीड के साथ आते हैं और गैस एटम के साथ कोलाइड करते हैं, जिसके वजह से आउटर मोस्ट शेल से क्या इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाते हैं गैस एटम के, तो इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और ये क्या गैस एटम किस में चेंज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बीटा पार्टिकल्स क्या करते हैं, गैस एटम्स को आयोनाइज करते हैं। The ionizing power is less than that of alpha particles but more than gamma particles। तो इनकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल से कम होती है पर गामा रेडिएशन से ज्यादा होती है। तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है पर गामा पार्टिकल से कम होती है। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर किसकी होती है, गामा रेडिएशन की होती है। बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था कि बीटा पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये डिफ्लेक्ट होते हैं बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, दे कॉज फ्लोरेसेंस। ये अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा बायोलॉजिकल डैमेज करते हैं, ठीक है, ये स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं।
they produce X-rays when they are stopped by metals of high atomic number. तो ऐसे मेटल्स जिनका एटॉमिक नंबर हाई है, अगर बीटा पार्टिकल्स उनसे जाके स्ट्राइक करते हैं, उन मेटल से जाके स्ट्राइक करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हाई है, तो फिर बीटा पार्टिकल्स क्या एमिट करते हैं? एक्सरेज एमिट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशंस, तो गामा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्सरेज एंड लाइट, बट दे हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं, तो गामा रेज ठीक उसी की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। द स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दे आर अनचार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनकी आयोनाइजिंग पावर सबसे कम है पर इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। फिर दे अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, दे ऑल्सो कॉज फ्लोरेसेंस, और ये एक्सरेज से डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दे कैन पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, ये इवन बोन्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं, बोन्स को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, बट दे आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी कि जो कीमोथेरेपी होती है ना, कैंसर ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी होती है उसमें गामा रेडिएशंस को यूज किया जाता है ताकि एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। अभी तक हमने तीनों ही रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज अच्छे से हमने समझ लिया उसको। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशन। यानी कि तीन तरह के एमिशन होते हैं, एक जिसमें अल्फा रेडिएशंस निकलते हैं, एक जिसमें बीटा रेडिएशंस निकलते हैं और एक जिसमें गामा रेडिएशंस निकलते हैं। तो तीनों के केस में न्यूक्लियस में क्या क्या बदलाव होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर में क्या क्या बदलाव होते हैं, अब हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्फा एमिशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस undergo spontaneous decay to form a stable nucleus. This involves a nuclear change where the number of protons and neutrons change. तो अल्फा एमिशन में क्या होता है? इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है आफ्टर द न्यूक्लियर चेंज, इसमें एटॉमिक नंबर जो होता है इट इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड जो मास नंबर होता है इट इज डिक्रीज्ड बाय 4, क्योंकि इसमें एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है और उस अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं? 4 उसका मास नंबर है, ठीक है, और उसमें क्या है? 2 उसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे वो जो अल्फा पार्टिकल है वो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स को लेकर के चला जाता है फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियस से एक जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स को लेकर के चला जाता है। क्लियर है? तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगी, जो रिजल्टेंट जो न्यूक्लियस फॉर्म होगा, उसमें क्या है? मास नंबर से 4 माइनस करना पड़ेगा और एटॉमिक नंबर से 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए ना 2, तो एटॉमिक नंबर -2 एंड न्यूक्लियॉन्स टोटल कितने जा रहे हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि 4 न्यूक्लियॉन्स जा रहे हैं। तो मास नंबर से 4 माइनस करना पड़ेगा बिकॉज मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो इससे हम लोग 4 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मास नंबर में आपको -4 करना है और एटॉमिक नंबर में -2 करना है। वही होगा डॉटर न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, उसका जो मास नंबर था वो 238 था और एटॉमिक नंबर 92 था। पर आफ्टर रेडियो एक्टिव डीके इसका जो न्यूक्लियस है उसमें बदलाव हो गए, यानी कि उसका जो मास नंबर है ये 4 से कम होके 234 हो गया, एटॉमिक नंबर 2 कम होके 90 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये दूसरे एलिमेंट से आइडेंटिकल है जिसका नाम है थोरियम, ठीक है। अब ये दूसरे एलिमेंट से आइडेंटिकल हो चुका है जिसका नाम है थोरियम, और इसके साथ साथ क्या रिलीज हुआ है? एक अल्फा पार्टिकल। इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एक अल्फा पार्टिकल को ऐसे हीलियम एटम के मतलब हीलियम एटम की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बीटा एमिशन क्या है? व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, जब एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कई ज्यादा है, प्रोटॉन्स कम है, तो उस केस में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन ही खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है
एंड उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है, बीटा पार्टिकल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है और एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द एटम, एंड ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीटा पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये रहा डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस में +1 हो जाएगा क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया है, एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया ना, एक न्यूट्रॉन कम हो गया है और एक प्रोटॉन क्या है, इंक्रीज हो गया है। तो मास नंबर तो वही रह जाएगा क्योंकि मास नंबर क्या है, लेट से न्यूट्रॉन 15 था, एकदम बेसिक एग्जांपल लेंगे, न्यूट्रॉन 15 था और जो प्रोटॉन था ना वो कितना था, 8 था। तो एक न्यूट्रॉन किसमें हो गया, तो मास नंबर पहले कितना हुआ इसका, 23, है ना। अब क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन ने खुद को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा 9। तो इसको भी अगर आप ऐड करोगे तो ये भी क्या होगा, 23। तो मास नंबर तो चेंज होगा नहीं, तो मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पर एटॉमिक नंबर क्या है, वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो +1 हो गया, एक इंक्रीज हो गया। तो एटॉमिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज 8, पर अब वही नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, 9, तो +1 हो गया ना। तो एटॉमिक नंबर में क्या करना होगा, +1 करना होगा, मास नंबर अनचेंज रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल की तरह रिलीज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कार्बन 14 का, इसके केस में क्या हुआ है, मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो गया है और साथ ही साथ क्या है, एक बीटा पार्टिकल भी रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ये था बीटा एमिशन का एग्जाम्पल। तो इसमें न्यूक्लियर चेंज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होते हैं, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 से इंक्रीज हो जाता है। जो डॉटर प्रोडक्ट है वो क्या है, एक आइसोबार है ऑफ द पेरेंट एटम। द डॉटर एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द एलिमेंट वन प्लेस हायर इन द पीरियोडिक टेबल। तो कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आता है ना। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस है इसकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होगी, नाइट्रोजन से सिमिलर होगी। एंड ये दोनों क्या है, आइसोबार्स होंगे। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर मास नंबर सेम है, दोनों का 14 है मास नंबर, पर एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, एक का 6 है, एक का 7 है। तो जब कार्बन के साथ ये रेडियो एक्टिव डीके हुआ, बीटा एमिशन हुआ, तो जो डॉटर न्यूक्लियस है ना वो किससे रिजेंबल कर रही है, अब नाइट्रोजन से रिजेंबल कर रही है, जो कार्बन के एक पोजीशन बाद, मतलब जैसे कार्बन के जस्ट बाद आता है इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है, तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ये नाइट्रोजन से रिजेंबल कर रहा है। अब आता है गामा एमिशन। अब गामा एमिशन ऑफन फॉलोज अल्फा और बीटा डीके व्हेन द डॉटर न्यूक्लियस इज इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटेशन। तो या तो जब अल्फा एमिशन होगा तब भी गामा रेडिएशंस भी रिलीज हो सकते हैं। एक बार अल्फा एमिशन हो गया उसके बाद क्या है, गामा रेडिएशन भी रिलीज होंगे। अगर बीटा एमिशन हो गया उसके बाद भी गामा रेडिएशन रिलीज हो सकते हैं, पर दोनों का साथ में रिलीज नहीं, मतलब अल्फा और बीटा दोनों साथ में रिलीज नहीं हो सकते, या तो अल्फा या तो बीटा, और उसके बाद गामा रेडिएशन रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, तो गामा रेडिएशन रिलीज कब होते हैं, कि जब अल्फा या बीटा एमिशन होता है तभी भी जो डॉटर न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इट इज इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटेशन, यानी कि डॉटर न्यूक्लियस में अब भी बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी है। तो जब ये एक्सेस एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस से निकल जाएगी, उसी एक्सेस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं गामा रेडिएशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अल्फा रेडिएशन भी हो गया, बीटा रेडिएशन भी हो गया और फिर गामा रेडिएशन भी हो जाएगा एक साथ, ऐसे नहीं होता है। या तो अल्फा रेडिएशन होगा उसके बाद गामा रेडिएशन रिलीज होंगे, या तो बीटा रेडिएशन होगा उसके बाद गामा रेडिएशन रिलीज होंगे। ठीक है ना। अब क्या है, जैसे ये है पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, एक्स इंडिकेट्स द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये है डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस न्यूक्लियस में एक्सेस एनर्जी है जो स्टार मार्क से आपको दिखाई दे सकती है। अब जो डॉटर न्यूक्लियस है ये अपने नॉर्मल स्टेट में है क्योंकि जो एक्सेस एनर्जी थी वो गामा रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, द गामा रेडिएशन टेक्स नो मास और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अनचार्ज होता है, मास नंबर अनचेंज, एटॉमिक नंबर अनचेंज। जो न्यूक्लियस जो है ना वो पहले हायर एनर्जी के स्टेट में था, अब बस वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता।
पहले न्यूक्लियस जो था वो स्टार मार्क से आप देख सकते हो कि एक हायर एनर्जी स्टेट में था, अब जो डॉटर न्यूक्लियस है वो एक लो एनर्जी स्टेट में, ठीक है। तो जो एक्सेस एनर्जी है वो गामा रेडिएशन के फॉर्म में निकल गई है। नाउ in a single radioactive decay element, alpha and beta particles are never emitted simultaneously। जो मैंने आपको पहले बोला था कि अल्फा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशन साथ में रिलीज नहीं होते हैं। There will be either an alpha emission or a beta emission, which may be accompanied by gamma emission. The decay process continues until a stable nucleus is formed। तो ये रेडियोएक्टिव डीके कब तक होता है? जब तक जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये रेडियोएक्टिव डीके चलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। अभी समझने वाला पार्ट पूरा खत्म है, अब हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है कि कुछ रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते क्या है एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। द आइसोटॉप्स ऑफ सम एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर ऑल्सो फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कई ज्यादा फर्क होता है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है और रेडियो एक्टिव डीके इनके केस में होता है। नाउ फॉलोइंग आर द यूजेस। तो मेडिकल यूज में कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कैंसर ट्रीटमेंट में काम आते हैं क्योंकि वो गामा रेडिएशन रिलीज करते हैं, जैसे कोबाल्ट 60। नाउ ट्रेसर्स सॉल्ट्स ऑफ वीक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, जैसे जो वीक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के जो सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम, क्लोरीन, रेडियो आयरन, रेडियो आयोडीन, they are used as tracers to detect suspected brain tumors and blood clots। तो ब्रेन ट्यूमर्स और ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने में काम आते हैं कुछ कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। फिर स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए, क्योंकि कुछ जो गामा रेज होते हैं ना ये स्टेरिलाइजेशन में काम आते हैं, हॉस्पिटल्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, इक्विपमेंट वगैरह है, उसको क्लेंस करने में काम आते हैं, ठीक है। नाउ गामा रेज emitted by radioisotopes are used to sterilize bandages, syringes and other equipment to make them germ free। तो ये तो मेडिकल यूज था। तो साइंटिफिक यूज क्या है रेडियो आइसोटॉप्स का? सबसे पहले जो इनसे अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल्स की तरह यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। प्रोजेक्टाइल्स का काम क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना और उसको कंटिन्यू बनाए रखना, ठीक है। नाउ फिर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जब अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं तो उससे हम लोग उस स्कैटरिंग के मदद से न्यूक्लियस का साइज भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस के नेचर को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स की तरह भी यूज किए जाते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। दे आर यूज्ड इन प्लांट्स, मतलब कि ट्रेसर्स आर यूज्ड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय checking how readily a plant takes in phosphate or where it goes in the plant। तो प्लांट फॉस्फेट जैसे सब्सटेंस को रेडिली अब्सॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है और फिर वो उसको कहाँ पे यूज कर रहा है, तो ये सब ट्रेस करने के लिए भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। फिर कार्बन डेटिंग किसको कहते हैं? जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कार्बन 14 पाया जाता है जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो जब भी लिविंग बीइंग्स मर जाएंगे तो सालों साल तक उनका जो स्केलेटन है, जो डेड रिमेन्स है, वो क्या बन जाएगा? फॉसिल बन जाएगा, है ना। तो उस फॉसिल की एज क्या है ये पता करने के लिए ये कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं? जो साइंटिस्ट होते हैं उन फॉसिल्स में कार्बन 14 तो रहेगा ही, है ना। कार्बन 14 कितना डीके हो चुका है, ठीक है, कितना रेट है उस डीके का, उसको स्टडी करके साइंटिस्ट ये भी पता कर देते हैं कि वो जो फॉसिल है वो कितने साल पुराना है। यानी कि कार्बन 14 के डीके को समझ करके, उसको स्टडी करके साइंटिस्ट क्या पता करते हैं कि वो जो रिमेन्स है, ठीक है, वो कितना पुराना है, वो जो फॉसिल है वो कितने साल पुराना है। तो इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। अब इंडस्ट्रियल यूज भी होता है रेडियो आइसोटॉप्स का। सबसे पहले यूरेनियम 235 न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह काम आता है। फिर आयोनाइजेशन जो प्रॉपर्टी होती है, रेडिएशंस की जो प्रॉपर्टी अल्फा, बीटा, गामा, इनकी जो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है वो क्या किस चीज में मदद करती है? जब भी मशीन्स मूव करते हैं तो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं ना वो फ्रिक्शन की वजह से उनमें एक चार्ज डेवलप होने लग जाता है और वो चार्ज उनमें एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो उस चार्ज को रिमूव करने में ये रेडिएशंस काम आते हैं, ये उस एक्सेस चार्ज को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द मशीन, ठीक है। फिर ल्यूमिनेसेंट साइंस बनाने में भी काम आते हैं। ल्यूमिनेसेंट साइंस यानी कि जो रेडियम के स्टिकर्स
का आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग लाइट ऑन कर देते हैं तो वो जो रेडियम के जो स्टिकर्स है ना, वो स्टिल उसमें से लाइट निकल रही होती है। तो वो एक ल्यूमिनेसेंट साइन का एग्जाम्पल है। ल्यूमिनेसेंट साइंस क्या होते हैं? जो रात में भी ग्लो करेंगे, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से ही बनाए जाते हैं। द आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम सर्टेन रेडियो आइसोटॉप इज यूज्ड इन मेकिंग ल्यूमिनेसेंट साइंस। अब क्या है? थिकनेस कंट्रोल। तो हम लोग पेपर की थिकनेस, मेटल शीट्स की थिकनेस, ठीक है, प्लास्टिक की थिकनेस, ये सबको कंट्रोल कर सकते हैं बाय नोइंग द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा रेडिएशन। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? बाय नोइंग द हाई पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम रेडियो आइसोटॉप्स। तो यही रेडिएशंस की मदद से हम लोग पेपर की थिकनेस को, मेटल शीट की थिकनेस को और प्लास्टिक के थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग, बनाते वक्त, कि कितना थिक रखना है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो काम करते हैं उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, पर उसमें से जो रेडिएशंस है वो बहुत बार एनवायरनमेंट में लीक आउट भी हो सकते हैं एंड दे कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू लिविंग बींग्स, जो भी आसपास रह रहे हैं उस एरिया में, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटीरियल फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैन एस्केप इनटू द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर, जिससे लोकल पॉपुलेशन इफेक्ट हो सकती है, आसपास का इकोसिस्टम पल्यूट हो सकता है। फिर न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है बहुत बार। न्यूक्लियर वेस्ट है भले ही, पर फिर भी उसमें रेडिएशंस उसमें से निकलते हैं, ठीक है, और वो रेडिएशंस भी इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं, वो भी लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल है। इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट को बहुत ही केयरफुली अंडरग्राउंड केव्स में या अंडरग्राउंड टनल्स में उसको बरी करना चाहिए, ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, बिकॉज वो आसपास के इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। फिर अदर सोर्सेज क्या है? कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन यानी कि जो सन से रेडिएशन हमें मिल रही है, जो स्पेस से जो रेडिएशन आ रही है, ये भी हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी, इसको बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम सन एंड आउटर स्पेस एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, दीज इंक्लूड चार्ज पार्टिकल्स एंड अनचार्ज रेडिएशन लाइक एक्स रेज, गामा रेज, जो हमारे लिए हार्मफुल है। फिर हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं? ये वो मशीन्स होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनको हाई स्पीड में मूव कराने में मदद करते हैं। ये वो मशीन्स है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हाई स्पीड में मूव कराने में मदद करते हैं। इससे क्या होता है कि उन पार्टिकल्स में बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे जो मशीन्स है वो भी हार्मफुल एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। अब इफेक्ट्स क्या है हार्मफुल रेडिएशन का? सबसे पहले ये लिविंग टिश्यूज को डैमेज करते हैं, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? डायरिया हो सकता है, सोर थ्रोट, हेयर लॉस, नौशिया, ये सब चीजें हो जाती हैं जो कि रिवर्सिबल है। पर कुछ कुछ लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल डैमेज जो होता है उसमें है ल्यूकेमिया, जो कि एक डिजीज है, कैंसर, परमानेंट डैमेज टू द नर्वस सिस्टम एंड बोन मैरो, ये परमानेंटली डैमेज हो जाता है, इरिवर्सिबल डैमेज है। जेनेटिक इफेक्ट्स क्या है? ये जीन्स को चेंज कर देते हैं। ये जो रेडिएशंस है ना, ये जीन के स्ट्रक्चर को, डीएनए को चेंज कर देते हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में यहाँ पे जब एटम बॉम्ब गिरा था तो क्या हुआ था? ये जो रेडिएशंस थे वो लोगों के जीन्स को चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। मतलब ये जो रेडिएशंस जो रिलीज हो रहे थे उसके वजह से लोगों की जो जीन्स है वही चेंज हो गई, डीएनए पूरा चेंज हो गया, जिसके वजह से आने वाली जो जनरेशंस पैदा हुई वो हैंडीकैप पैदा हुई। क्योंकि डीएनए अगर चेंज हो जाता है या ऑल्टर हो जाता है तो डीएनए ही सब कुछ अफेक्ट करता है कि हैंड्स कैसे फॉर्म होंगे, लेग्स कैसे फॉर्म होंगे, बॉडी के लिए वो रोड मैप प्रोवाइड करता है कि कैसे बॉडी फॉर्म होगी। पर अगर डीएनए इन रेडिएशंस की वजह से चेंज हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, तो फिर किसी का हाथ प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो रहा, किसी का पैर प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुआ, तो हैंडीकैप्ड बेबीज पैदा होंगे, ठीक है, जो कि हुआ भी था इन एरियाज में, जापान में, ठीक है। एन एक्सीडेंटल बर्स्ट ऑफ रेडिएशन, अगर कोई इंसान एकाएक बहुत ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाए तो इमीडिएट इलनेस हो जाती है, तुरंत बीमार पड़ जाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से ल्यूकेमिया जैसी बीमारियां होती है। अब चिल्ड्रन एंड फीटस, फीटस क्या है? जो अनबॉर्न बेबी है ना, जो मदर के वूम्ब में है, यूट्रस में है, तो अगर उसको भी रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए तो ऐसी क्या क्या बीमारी हो सकती है? उसका जो कैंसर उसमें होने का खतरा 40% से बढ़ जाता है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है चाइल्ड का,
ठीक है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन रेडिएशन से एक्सपोज हो जाए तो। गामा रेडिएशंस एंड एक्सरेज आर हाईली पेनेट्रेबल, यानी कि इनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत होती है। दे डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं, इंटेस्टाइन वाला जो एरिया होता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फिर हेयर सेल्स को। दे कैन ऑल्सो हार्म डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए तो जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो बॉडी के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है फॉर द सेल। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन है ये इसको भी डैमेज कर देते हैं। अब अनचार्ज न्यूट्रॉन्स कैन ऑल्सो कॉज बायोलॉजिकल डैमेज। तो इतना डैमेज होता है इन रेडिएशंस की वजह से, तो फिर कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस ये सब लेना क्या है, मैंडेटरी है। नाउ इंश्योर मिनिमल एक्सपोजर टू न्यूक्लियर रेडिएशन फॉर वर्किंग पर्सोनल, यानी कि जो वर्किंग पर्सोनल है, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तो उनका मिनिमम एक्सपोजर होना चाहिए रेडिएशन से। ठीक है, रिएक्टर कोर मस्ट बी हेविली शील्डेड, जो एक्चुअल रिएक्टर है वो पूरा कवर्ड होना चाहिए, किससे, लेड और स्टील वॉल से, ताकि जो रेडिएशन है वो बाहर के एनवायरनमेंट में एस्केप ना हो जाए। रिएक्टर एक एयरटाइट बिल्डिंग में होना चाहिए, जो अर्थक्वेक, फायर, एक्सप्लोजन, इससे इजीली डैमेज ना हो जाए वो बिल्डिंग, क्योंकि अगर वो बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी तो अंदर का जो हार्मफुल रेडिएशन है वो बाहर लीक आउट हो जाएगा। तो रिएक्टर ऐसी ही एयरटाइट बिल्डिंग में होना चाहिए। बैकअप कूलिंग सिस्टम, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है उसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए एक प्राइमरी कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। पर साथ ही साथ अगर ये प्राइमरी कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो उसके साथ बैकअप कूलिंग सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि हर जगह से बचे रहें हम लोग। ठीक है, नाउ सेफ्टी मेजर्स व्हाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो लोग हैंडल कर रहे हैं उनको लेड लाइन एप्रन पहनना चाहिए, लेड के ग्लव्स पहनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो रेडिएशन है ये लेड को उतना पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं। यूज लॉन्ग लेड टोंग्स टू हैंडल रेडियो एक्टिव मटीरियल, मेंटेनिंग डिस्टेंस। तो चिमटे से, लेड वाला जो चिमटा होता है, लेड टोंग्स, ठीक है, पूरा देसी लैंग्वेज, उससे हम लोग को क्या करना है, रेडियो एक्टिव मटीरियल को हैंडल करना है, वरना नहीं करना है। सेफ्टी लिमिट, हर एक रेडिएशन के लिए एक सर्टेन सेफ्टी लिमिट है, उससे ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल फिल्म बैजेस होते हैं जिससे पता लगता है कि कितनी लिमिट पहुंच चुकी है और अब कितना रेडिएशन एक्सपोजर और आप कर सकते हो, और अगर पूरी लिमिट क्रॉस हो गई है तो और ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो ये जो बैजेस है इससे हम लोग वर्किंग स्टाफ, पर्सोनल का जो रेडिएशन एक्सपोजर है उसको नाप सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स इन सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको अंडरग्राउंड केव्स वगैरह में, टनल्स वगैरह में, माइंस में, पूरा डब्बों में एकदम टाइटली पैक करके फिर उसको डिस्पोज करना है। ठीक है, अब बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या है, दीज आर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही कोई आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है रेडिएशन का, भले ही मान लो कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं है आपके पास, बट स्टिल ये बैकग्राउंड में रेडिएशंस होती ही हैं, क्योंकि आपके बॉडी में भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ठीक है, स्पेस से भी रेडिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका आप कुछ नहीं कर सकते, और ये किस में आते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन में आते हैं। तो इंटरनल सोर्स क्या है, हमारे बॉडी में कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, जैसे पोटेशियम 40, कार्बन 14, जिनसे रेडिएशंस निकलते हैं। जो स्पेस से रेडिएशंस आते हैं या नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि रेडॉन 222, ठीक है, और सोलर रेडिएशन जो सन से मिलते हैं, ये सब भी कुछ कुछ सोर्सेज है इन रेडिएशंस का। तो ये सब बैकग्राउंड रेडिएशंस में आते हैं। ठीक है, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू फुल्ली प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम बैकग्राउंड रेडिएशन, फिर भी जो टोटल लिमिट है, ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज नहीं होना है। ठीक है, मतलब ज्यादा रेडिएशन रिसीव नहीं करना है, बस मैक्सिमम गोल इतना ही होना चाहिए। अब न्यूक्लियर एनर्जी, अब टॉपिक चेंज हो जाता है स्लाइटली। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जब भी एक एटम के न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं तो इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। अब दो तरह के न्यूक्लियर चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस को एक स्लो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जाता है और वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में बट जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसको एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया गया है और ये दो लाइट न्यूक्लियाई में बट गया है। क्लियर है? तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब उसका रीजन भी बता देते हैं आपको। ये जो मास है ना न्यूक्लियस का, जब ये दो लाइटर न्यूक्लियाई में बट जाता है
तो इसका मास स्लाइटली कम हो जाता है, पर मास तो कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर जितना भी मास कम पड़ता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, और कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वो आपको इस फॉर्मूला से पता लगेगा। E इज इक्वल्स टू चेंज इन मास इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं रीजन क्या है एनर्जी के रिलीज होने का। टोटल ये जो बट रहा था, ये जो न्यूक्लियस, दोनों मिला करके तो इसके जितना ही मास आना चाहिए था ना, इस न्यूक्लियस जितना ही मास आना चाहिए था, पर उससे थोड़ा कम आ गया। तो जितना भी कम आ चुका है ना, जितना मास डिफेक्ट हुआ है, जितना मास का शॉर्टेज हुआ है, वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं। It is the process in which a heavy nucleus like uranium-235 is split into two lighter nuclei of nearly the same size by bombarding it with slow neutrons. हर फिशन रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी निकलती है। The energy is released because the sum of the masses of the product nuclei is less than the sum of the masses of the parent nucleus and the initiating neutron. तो रिएक्टेंट साइड जितना मास है, ठीक है, इस साइड भी कुल मिलाकर के उतना ही मास होना चाहिए था, पर थोड़ा सा मास में शॉर्टेज हो गया। तो वो जो मास गायब हो गया ना, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, जो आप इस फॉर्मूला से पता करोगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मास का जो शॉर्टेज है ना, वो मास गया कहाँ, वो मास कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में। ठीक है ना, अब यूरेनियम 235 ही क्यों यूज करते हैं फिशन में, जबकि यूरेनियम 238 भी यूज किया जा सकता है, दोनों ही फिशनेबल है। तो यूरेनियम 235 को ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज यूरेनियम 238 सिर्फ फास्ट न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जा सकता है, पर यूरेनियम 235 स्लो न्यूट्रॉन से भी बॉम्बार्ड किया जा सकता है। तो हम लोग स्लो न्यूट्रॉन्स वाला ही ऑप्शन लेते हैं। ठीक है ना, अब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या फर्क है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पे बना है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बना है कि जब भी एटम बॉम्ब फटेगा तो एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो और मैसिव डिस्ट्रक्शन हो, बहुत ज्यादा एनर्जी एक बार में रिलीज हो और पूरा तबाही मच जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो। पर जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है वो ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में जो न्यूक्लियर चेंज है वो थोड़ा स्लोली हो, ठीक है, और उसके एनर्जी को हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज कर पाए। ठीक ना, तो अब हम लोग देखेंगे द फिजन ऑफ न्यूक्लियाई। अनकंट्रोल्ड में क्या होता है, फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक स्लो न्यूट्रॉन से हम लोग इसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं, फिर भी आफ्टर बॉम्बार्डमेंट भी 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं ना। तो ये जो न्यूट्रॉन है ये तो एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, आगे तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। तो ये जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है आगे और यूरेनियम के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करेंगे, फिर और स्लो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर आगे यूरेनियम के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करेंगे। ऐसे होता रहेगा और ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में। दिस रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसमें बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी निकलती है। इससे इस प्रिंसिपल से एटम बॉम्ब बनता है। अब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी है वो स्लोली निकल रही है, कंट्रोल्ड पैटर्न में निकल रही है। क्यों, क्योंकि हमने कुछ स्लो न्यूट्रॉन्स को ना अब्सॉर्ब करवा दिया। कैसे अब्सॉर्ब करवा दिया, मॉडरेटर्स यूज करके, जैसे कि ग्रेफाइट के रॉड्स, हैवी वाटर। ये क्या करते हैं ना, ये एक्सेस न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो अब बचे कुछ जो न्यूट्रॉन्स है वो आगे अपना चेन कैरी आउट कर रहे हैं। जो भी प्रोसेस है वो धीरे धीरे अपना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही यूरेनियम का न्यूक्लियस तो नहीं है ना। अगर यूरेनियम लिया जाएगा तो कुछ अमाउंट में लिया जाएगा और उसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, तो बॉम्बार्डमेंट चलता रहेगा और भी न्यूक्लियाई का। बट कंट्रोल्ड में ये बॉम्बार्डमेंट क्या है, स्लोली चलता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसका, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब दोनों में फर्क क्या है, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ना वो सेल्फ प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर फिशन जो होता है वो हम लोग डेलिबरेटली करवाते हैं बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूक्लियस विद द स्लो न्यूट्रॉन, वो हम लोग करवाते हैं। रेडियो एक्टिव डीके अपने आप होता रहता है। ठीक है,
न्यूक्लियस एमिट्स या तो अल्फा रेडिएशन रिलीज होगा या तो बीटा रेडिएशन रिलीज होगा, और उसके बाद गामा रेडिएशन भी रिलीज हो सकता है। और इसमें क्या होता है, खाली इतना सा रेडिएशन नहीं, एनर्जी इसमें बहुत कम रिलीज होती है, पर इसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है अलोंग विद द रेडिएशंस। अब रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, पर रेट ऑफ न्यूक्लियर फिशन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन या अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग मॉडरेटर्स, जैसे कि ग्राफाइट हो गया, हैवी वाटर हो गया, जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, उल्टा होता है। न्यूक्लियर फिशन में एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस से दो लाइट न्यूक्लियाई फॉर्म हो रही थी, है ना। अब फ्यूजन में उल्टा होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई जुड़ करके एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, और उसमें भी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्यों रिलीज होती है, क्योंकि जो दोनों न्यूक्लियाई का जो मास है ना, वो उस न्यूक्लियस के मास, मतलब दोनों के मासेस में फर्क है। जो रिएक्टेंट साइड का, जो दो लाइट न्यूक्लियाई का जो मास है, और जो प्रोडक्ट साइड में जो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, उसका मास स्लाइटली कम है। तो जितना मास में कमी होगी, वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज बिकॉज the total sum of the masses of the product nucleus is less। जो product nucleus बड़ा सा बना है ना, उसका मास थोड़ा सा कम है than the total sum of the masses of the combining nuclei। जो दो न्यूक्लियाई छोटे छोटे कंबाइन हुए हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास हल्का सा कम है। किसके मास से, दोनों न्यूक्लियाई के कंबाइंड मासेस से, ठीक है। और वही जो मास का जो शॉर्टेज है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब एक इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो न्यूक्लियाई, ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं और हीलियम का आइसोटॉप बन रहा है, और एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। इतना एनर्जी रिलीज हो रही है, 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अब ये जो हीलियम आइसोटॉप है ना, ये और एक ड्यूटेरियम के साथ कंबाइन हो जाता है और हीलियम एटम फॉर्म करता है और एक प्रोटॉन फॉर्म करता है, और उसमें कितनी एनर्जी निकलती है, 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी फॉर्म हुई, अगर तीन ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस एंड अ प्रोटॉन, तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये दोनों को मिला करके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन ड्यूटेरियम फ्यूज हो रहे हैं ना, ये दो फ्यूज होकर के इन्होंने एक हीलियम आइसोटॉप बनाया, फिर एक और ड्यूटेरियम फ्यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब एप्लीकेशन ऑफ फ्यूजन क्या क्या है, जो हमें सन से जो एनर्जी मिलती है ना, वो फ्यूजन के वजह से ही मिलती है, क्योंकि सन के सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड स्टार्स इज द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। तो सन के सरफेस पे जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं, वो कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। प्रेजेंट इन द इनर कोर अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है। टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ केल्विन जितना होना चाहिए फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये क्या है इसमें इक्वेशन, 4 हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई है यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं, जिसमें एक हीलियम एटम बन रहा है, एक पॉजिट्रॉन, फिर क्या है, न्यूट्रिनो बन रहा है, एंड बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो डिस्ट्रक्ट, ये तो था इसका कंस्ट्रक्टिव यूज, ठीक है, जो सन से हमें एनर्जी मिलती है वो अच्छे पर्पस के लिए यूज होती है। फिर नाउ डिस्ट्रक्टिव यूज क्या है, द वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोजन बॉम्ब। आजकल बहुत लोग ये भी फॉर्म करने के पीछे लगे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब। पहले एटॉमिक बॉम्ब फॉर्म किया, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पे। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे क्या फॉर्म करना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब। It is based on the uncontrolled nuclear fusion reaction which requires initial high temperature 10⁻⁷ Kelvin which will be obtained by nuclear fission bomb। तो जब न्यूक्लियर फिशन होगा तो अप्रॉक्स इतना टेम्परेचर हो जाएगा सराउंडिंग का, ठीक है, 10⁻⁷ केल्विन जितना टेम्परेचर हो जाएगा, और ये जो टेम्परेचर है ये न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए एकदम सूटेबल है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये लोग क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब। अब क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ फ्यूजन। अब इसमें इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल ले रहे हो, ठीक है,
और उससे एक साइड फिशन हो रहा है और एक साइड फ्यूजन हो रहा है, तो ज्यादा एनर्जी फ्यूजन में ही रिलीज होगी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। मतलब अगर आप एक गिवन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल ले रहे हो तो फिर ज्यादा एनर्जी किस प्रोसेस में रिलीज होगी, फ्यूजन में रिलीज होगी, ना कि फिशन में। फिशन में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। नाउ अब फाइनली दोनों के बीच में फर्क क्या है, न्यूक्लियर फिशन। फिशन में न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन अ हेवी न्यूक्लियस और वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में बट जाता है। एक हेवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। फ्यूजन में उल्टा होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जो दो लाइटर न्यूक्लियाई है वो कंबाइन करके एक हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर में पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना जरूरी है, ठीक है। एक फिशन रिएक्शन में 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होता है और एक फ्यूजन रिएक्शन में 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होता है। नाउ फॉर द सेम मास, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, अगर आप एक गिवन मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले रहे हो तब उसके लिए ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होगी, फ्यूजन प्रोसेस में रिलीज होगी और फिशन में फ्यूजन से कम एनर्जी रिलीज होगी। मतलब अगर आप एक गिवन मास का फिशन भी करा रहे हो और फ्यूजन भी करा रहे हो, गिवन मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फिशन भी हो रहा है और फ्यूजन भी हो रहा है, तो ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होगी, फ्यूजन में रिलीज होगी, ठीक है। नाउ फिशनेबल सब्सटेंस जो होता है ना, न्यूक्लियर फिशन में हमेशा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज होता है, इसलिए जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है आफ्टर द फिशन प्रोसेस उसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर जो फ्यूजनेबल सब्सटेंस होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन फ्यूज करता है ना सन के सरफेस पे, तो जो फ्यूजनेबल सब्सटेंस होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट भी अगर रहा तो कोई भी हार्मफुल रेडिएशन, जैसे कि सो इट डज नॉट गिव आउट एनी हार्मफुल रेडिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ इट्स वेस्ट इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका डिस्पोजल इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो न्यूक्लियर फिशन में वेस्ट जनरेट हो रहा है वो अभी भी हार्मफुल रेडिएशन रिलीज कर रहा है, तो उसको डिस्पोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिशनेबल सब्सटेंस इज फाउंड विद इन लिमिट, लिमिट में मिलेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फ्यूजनेबल सब्सटेंस अबंडेंस में भर भर के मिलता है, ठीक है। जो भी सब्सटेंस फ्यूजन में यूज होता है वो भर भर के मिलता है। नाउ फिशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। न्यूक्लियर बॉम्ब अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉम्ब अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है, जो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा उसके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव यूज में। तो यही वो लास्ट पॉइंट था। तो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।